GTV से मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और आज मैंने सोचा कि इस्लामाबाद से अपना पहला प्रोग्राम का आगाज़ करूं, ताकि इस्लामाबाद में जो हमारे सहाफ़ती पंडित हैं, शायद मारूफ इस तरह में ये कहता है, पहले खड़पेच इस्तेमाल किया जाता था जो मुझे लगा ज़रा बाज़ारी लफ्ज़ है। तो एजाज़ सैयद आपको कोई तारुफ़ के मोहताज नहीं, हमारे जियो चैनल के बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, सारी दुनिया कवर करते हैं। शिरारी साहब भी हमारे डॉन के बड़े सीनियर एनालिस्ट। और मैंने सोचा कि जब अपना यहाँ अगर एजाज़ सैयद मौजूद हैं और इफ्तिखार शिराज़ी हैं, तो मतीन हैदर साहब को भी मैं रहमत दूँ, मदू करूँ, और इन तीनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे लिए आए। और सही साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। और मतलब एक 8 फरवरी का तबले जंग बच चुका है। और मैं एक तो ये कि क्योंकि चीफ जस्टिस का हुक्म है कि आप इबहाम शक का इजहार नहीं कर सकते, तो उसको मैं फॉलो नहीं उससे उन्होंने कहा है ना कि आप बेगम से कर सकते। आज तो बेगम बात तो ज़्यादा सियासी होती हैं तो एक तो इसका इजहार नहीं कर सकते। मतलब मैंने चौधरी एतराज़ साहब आप जब आए मेरे प्रोग्राम में, तो मैंने कहा जी वो तो उन्होंने कहा तो चौधरी साहब हैं। उन्होंने कहा नहीं मुझे तो रख है। लेकिन एक ख्याल आ रहा है कि इंतखाबी माहौल जिसे कहते हैं, शायद इसका यह है कि अभी 8 दिसंबर आएगा, उसके बाद बनेगा। पास्ट के भी इलेक्शन माशाल्लाह आप तीनों सीनियर लोग हैं, आपने देखे हैं। और शायद ये भी वजह हो कि जो पिछले रहा, यानी पंजाब के KP के इलेक्शन दिन आ गया था, उस दिन भी कह रहे थे इलेक्शन, फिर ये ख्याल था कि उसूलन 15 नवंबर को होने चाहिए थे, मरदमशुमारी आ गई, एट लास्ट ये तारीख़ दी गई 8 फरवरी की। तो ये इतनी जो इस बारे में जो इलेक्शन कमीशन हो या जो हमारे हुक्मरान उन्होंने इतना ऐसा इबहाम पैदा कर दिया है कि शायद वो लोग भी जो आपको ये भी इल्म है कि अब वो तो इलेक्शन होते नहीं हैं कि बाहर निकले जिंदाबाद मुर्दाबाद, देगें पकती हैं, पकवान बनते हैं, कैंप लगते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, पूरा होता है। तो क्या वजह आपको लग रही है इस्लाम में बैठ कर के इंतखाबी माहौल नहीं बन रहा, तो आने दिनों में बन जाएगा? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इंतखाबी माहौल जो इलेक्शन करीब आएंगे उस वक्त बनेगा इंतखाबी माहौल। कुछ हरकत तो होने लग पड़ी। आप देखिए कि सिंध में बिलावल भुट्टो जरदारी वो इजलास जो है वो पब्लिक गैदरिंग्स से खिताब कर रहे हैं, बड़े एक्टिव हैं। पंजाब में अगर आएँ तो 21 अक्टूबर को नून लीग ने एक बड़ी गैदरिंग की है और छोटी छोटी गैदरिंग्स वो कर रहे हैं। उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने हलकों में जुड़ गए हैं लोगों के साथ, जो जिनके ज़रिए वो वोट लेते हैं। तो वो एक्टिविटी तो है। लेकिन अगर आप कहें कि नेशनल कैनवस के ऊपर जो होता था कि एक लीडर का जलसा ख़त्म होता तो दूसरे का शुरू हो जा, वो अभी माहौल नहीं बना। वो माहौल बनेगा, इलेक्शन के करीब। ये माहौल बनेगा दिसंबर के अंदर आके, जनवरी के अंदर आके। मेरा नहीं ख्याल कि उससे पहले बनेगा। और फिर एक और जो बात अहम है कि इस वक्त एक घुटन की सी फ़िज़ा भी है। आपको पता है कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी है, हम उससे लाख इख्तलाफ करें, उनकी आइडियोलॉजी से इख्तलाफ करें, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी का वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि वो एक्चुअली डिसमेंटल कर दी गई है। उसका जो भी लीडर है वो पकड़ा जाता है, गिरफ़्तार होता है या लापता होता है, और फिर वो या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है या फिर इंटरव्यू दे रहा है या फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में ज्वाइन कर रहा है। तो ये कोई अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है। मैं ये समझता हूँ ये खुद इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कोई अच्छा इमेज नहीं जाता इसमें। तो मेरे ख्याल में घुटन की फ़िज़ा है। जनाब ये ज़्यादा ही कहेगा, अब इतना घुटन भी नहीं, आप हम बात कर तो रहे हैं और जी शायद अब ये तो मैंने सवाल किया, मैं ख्याल आपका क्या ख्याल है कि नहीं ऐसा इंतखाबी माहौल बनना शुरू हो गया है? बड़ी मियाँ साहब ने जलसे किए, जहांगीर तरीन भी जलसे कर रहे हैं, बिलावल साहब भी कर रहे हैं, वो आगे इस पर भी बात मैं करूँगा। उन्होंने कहा जी इस बार वज़ीर आज़म जो है लाहौर का नहीं होगा, तो किसी का भाई लड़काना का भी तो नहीं हो सकता तो ये जी। लेकिन मेरे ख़्याल में जो आपने इब्तिदाई में भी बात की, अगरचे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने इस बात से मना किया हुआ है, लेकिन ख़ुद जिस दिन वो जजमेंट दे रहे थे मुजाहिद साहब, तो मेरे ख़्याल में वो ख़ुद भी कहीं उनको ये थोड़ा सा शक व शुबा था। और यही वजह है कि जब उनके सामने सदर पाकिस्तान का ख़त रखा गया, जब जो ऑर्डर्स रखे गए, तो यहाँ तक कि सिग्नेचर देखे गए और कहा गया कि जब तक सिग्नेचर नहीं होंगे तो इस डॉक्यूमेंट की कोई कानूनी और आइनी हैसियत नहीं है। तो मेरा ख्याल में साइफर की तरह हो गया था बस कुछ ऐसे ही कह लें। लेकिन अगेन मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन का माहौल रहा है।
उस दौरान हमने देखा है कि जो मेन लीडरशिप हमारी है मंजरनामे से गायब नज़र आई है। मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे थे, इमरान खान साहब अभी तक पाबंद सलासल हैं, परवेज़ इलाही जैसे लोग, बाकी कुछ ऐसे हैं कि जो गोशे नशीनी में चले गए। तो ऐसे में लामहला तौर पे वो माहौल तो नहीं बन पाता जिसका आप जिक्र करना चाह रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि वैसा बने। और अब जैसे तैसे करके बहरहाल एक तारीख तो आई है, लेकिन साथ में आपके सामने सदर पाकिस्तान का वो ख़त जो निगरान वज़ीर आज़म को लिखा गया है, जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि इस मुल्क के अंदर जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो फराहम नहीं किया जा रहा। तो मेरे ख़्याल में ये वो बुनियादी वजह है जो शायद वो माहौल नहीं बना पा रही। और जिस तरह एजाज़ ने भी कहा, आप तो कह रहे हैं कि यहाँ तुम बात कर रहे हैं, बट इनको भी कहना पड़ा कि एक जमात उस जमात का नाम नहीं लिया। नहीं, अब तो मेरा ख्याल इमरान खान कोई हरज नहीं है कहते हैं। तो मेरा ख्याल में कि जब उस एक जमात को, कि बहरहाल जिसकी एक पब्लिक फॉलोइंग है, आप उसको स्पेस नहीं देंगे, तब तक हमें वो पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट होती हुई नज़र नहीं आ रही जिसके आप और मैं सब ख्वाहिशमंद हैं, और जो कि बहरहाल एक इलेक्शन के लिए बड़ा एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी शायद वो आज़ादियाँ मुकम्मल तौर पे नहीं मिल पाई, और जब होंगी तो इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे डेस्परेट है। वो तो वो जमात थी कि जो 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन चाह रही थी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जाहिर सी बात है, अब उनका जो वो कहते हैं ना डार्क हार्स, वो अब आ चुका है। अब उनको ख्याल है कि उनका जो वोट बैंक लेके चलने वाला आदमी है उनके दरमियान बैठा है, वो भी बड़े बेताब हैं। और तहरीक इंसाफ भी तो किसी ज़माने में जब असम्बली डिज़ोल्व कर रही थी तो उस वक्त भी उनका तकाजा ये था कि अब इलेक्शन की तरफ जाएं, मैदान में जाके एक दूसरे को चेक करते हैं। तो मेरा ख्याल में अब उन मुक़्तदर क़ुव्वतों का ज़्यादा इम्तिहान है कि जो ये समझती हैं कि इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस चले, और जो बाहर का इरिटेंट्स हैं वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल स्पेस को थोड़ा सा ओपन करेंगे तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। मतीन बिल्कुल, लेकिन इन दोनों बहुत सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इनसे रिस्पेक्टफुली थोड़ा इख्तलाफ करूँगा कि पीटीआई को डिसमेंटल नहीं किया जा रहा। पीटीआई रहेगी -1, जो उनका सरबराह इस वक्त जेल में है, उससे माइनस करके पता कलामी माफ पाकिस्तान में पार्टियां जो हैं वो तो सॉरी टू से, किसी ने एक बार हमारे जमाल अब्दुल नासिर ने कहा था कि सऊदी अरब में हुकूमत थोड़ी लिमिटेड कंपनी है, तो ये पार्टियां अब बताइए -1 के बगैर पीटीआई है, माइनस भुट्टो खानदान के बगैर पीपल पार्टी है, शरीफों के बगैर पार्टियां ये एक पे चल रही हैं, आपको पता है। बाकी ये कि मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है उसमें इलेक्शन की अगर आप बात करते हैं तो इस वक्त किसी भी एतबार से इलेक्शन से फ़रार मुमकिन नहीं है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर मौसर निगरानी रखे हुए। सुप्रीम कोर्ट, ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन तीनों की मुत्तफ़िका राय और मुशावरत से डेट तय हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर से कहा, वो जो सदर मुमलिकत से मिलना पसंद नहीं करते थे वो भागे भागे गए। डेट तय हुई, 3 तारीखें रखी गई, उसके बाद 8 फरवरी का इंतखाब हुआ। तो मैं नहीं समझता कि इससे फ़रार, चूँकि इसके साथ साथ आपको इसके साथ जुड़ी हुई डेवलपमेंट्स हैं, जो अमरीकी सफ़ीर की मुलाकातें हो रही हैं मियाँ नवाज शरीफ से लाहौर में, जहांगीर खान तरीन से और यूसुफ रज़ा गिलानी से, और उसके साथ साथ दीगर पॉलिटिकल लीडरों से। वो जी जेल भी जाएंगे अडियाला हो सकता है कि अगर उन्हें इजाज़त मिल गई तो वो अडियाला जेल भी जो वहाँ पे एक अहम कैदी हैं उनसे मिलने। तो अमेरिका का फाइनली मैसेज ये है कि अमेरिका वांट्स इमीडिएट इलेक्शंस, और वो इलेक्शन इंक्लूसिव चाह रहे हैं। वो जिस पार्टी की तरफ आपने जिक्र किया वो कतई नहीं चाह रहे कि ये पार्टी आउट हो, इंक्लूसिव इलेक्शंस हो, टाइम पे हो, चूँकि बहुत सारी इस वक्त आपके मायदे, बातचीत, नेगोशिएशंस, इमदाद, सारी चीज़ें नेक्स्ट सारी डिपेंड करती हैं आपकी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पे। भारत के साथ ताल्लुकात हों, अमेरिका के साथ ताल्लुकात हों, EU के साथ हों, ये तमाम तर चीज़ें आगे इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ हुकूमतें पूरे खत्ते की आलमी सतह पे इंतज़ार कर रही हैं कि इंतखाबात हों तो पाकिस्तान के साथ नई बातचीत का आगाज़ हो, नए एग्रीमेंट्स हो। नहीं, तो एक बात ये है ना कि आपके जो सॉरी टू से मतलब इदारे होते से ना, और इदारों के सरबरा, यानी सरबरा तो कुछ नहीं, अब हमारे यहाँ तो ये भी है कि यानी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा बेंचें तकसीम हो गई। हम कहते हैं जी वो चौधरी कोर्टें, बंदियाल कोर्ट, अब काजी साहब कोर्ट। कभी ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट होता था ना, इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये हो गया कि नहीं साहब ये तो इदारों का था, तो इदारों का नहीं सही साहब भी समझते हैं। इवन हमारा मीडिया भी सॉरी टू से उसको जिस तरीके से कहा जाता था कि बड़ा मोतबर समझा जाता था, हम खुद तकसीम हैं,
तो इसलिए अगले के आम आदमी को, जिसको हम समझते हैं कि शायद उस तरह काउंट नहीं हो रहा, तो जो मतीन जो कह रहे हैं ना कि जी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, सदर वो कह रहा है, हमारा वाशिंगटन कह रहा है, फिर भी क्यों एतबार आम लोगों को नहीं है? बल्कि मुझे इसी सवाल से आगाज़ भी करना पड़ा, जो मैं नहीं चाहता कि बहरहाल होने चाहिए। जी असल में हुआ ये ना मुजाहिद साहब कि ये एक बिटर रियलिटी है कि खान साहब का जो तर्ज़ सियासत रहा है ना, उसने आके किसी भी अदारे की जो तकरीम है वो रहने नहीं दी। आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की तकरीम वो नहीं रही, किसी की इज़्ज़त नहीं बची। अगर किसी जज ने खान साहब के बारे में कोई केस सुनना शुरू किया तो उस जज को धमकियां दी गई। अगर किसी पुलिस अफसर ने यहाँ पर पुलिसिंग करने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश की, या शायद उसमें गिरफ्तारी भी की, तो उसे ओए ओए कह के बुलाया गया और उसको धमकियाँ दी गई। अगर किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर कोई इख्तलाफ कर लिया गया तो उसके ख़िलाफ़ ट्रेंड बने। तो ये खान साहब ने जो ट्रेंड शुरू किए थे, अब ये ट्रेंड उनके ऊपर आ रहे हैं। अब जो बाकी जो प्लेयर्स हैं वो जो मेथडोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, अब उनके ऊपर ला रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, आप मीडिया की बात करते हैं कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी नहीं रही। नहीं, मैं क्रेडिबिलिटी कर रहा हूँ, मेरा ये ख्याल है कि नहीं रही ना, लोग बात करने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं तैयार लोग? इसलिए तैयार नहीं, इसलिए एतमाद नहीं ना। मैं तो कह रहा हूँ कि क्यों नहीं रहा, इसलिए एतमाद नहीं रहा कि जो मीडिया है उसकी डुगडुगी भी किसी के हाथ में चली गई हुई है। ओके। और जब वो एक ऑर्डर आता है, यानी कि मेरे और आपके सामने ऑर्डर आया कि नवाज शरीफ को बैन कर देना है, हमने नवाज शरीफ को बैन कर दिया। अच्छा। मेरे और आपके सामने ऑर्डर आया कि मरीम को बैन कर देना, हमने बैन कर दिया। मेरे और आपके सामने आया कि आप नाम मत लीजिएगा कि इनको बैन कर दें, इनको नहीं कहा। अब उसी तरह का ऑर्डर एक और मुखालिफ पार्टी को आ गया है, तो उसका नाम भी नहीं ले सकते। लेकिन ये मतीन जो हमारे मेरे बसर एहतराम एजाज सैयद साहब की राय का मैं एहतराम करता हूँ, तो ये क्यों समझते हैं कि एक पार्टी ने ओए कहा, ये नहीं कहा? उससे बड़ा काम तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला तक कर दिया गया था जब मतलब के फैसले नहीं आते थे। आपके सुप्रीम कोर्ट लेकिन एक लाइन जो है, नहीं, आई एग्री, लेकिन उसकी एक लाइन है ना कि उससे सफ़र करके हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ पहुंचे थे ना। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो किया था ना आपने, एक अंडरस्टैंडिंग कर ली थी कि आप सुप्रीम कोर्ट की के साथ बदतहजीबी नहीं करेंगे, बाकी इदारों के साथ नहीं रहेंगे, जमहूरी कुव्वतें मिल करेंगे। अच्छा, ब्रेक के मुझे कहा जा रहा है मैं ब्रेक लूँ, लेकिन वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है कहाँ? उसके बाद जो यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दस्तखत करने वाले यहाँ तक जब आ जाएं, और मुझे सॉरी टू से ये थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि इतनी आला क़यादत जब ये कहने लगे कि लाहौर का वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे या नहीं होगा, उन्होंने कह दी जाती उम्र का कर देंगे, या फिर कल कहेगा नवाब शाह का नहीं होगा, लड़का नगा होगा। तो फिर आप किस तरह आपकी जो बाकी जो नीचे की लीडरशिप है, जलसों जुलूसों में यही होगा। और ये बड़ा ख़तरनाक रुझान है, न जाने क्यों हमारे नौजवान निकल गया। खैर, मैं ज़िम्नन बात की, ब्रेक के बाद आऊँगा तो यही सवाल अपने शिराई साहब से आगाज़ करूँगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद करता है। एजाज सैयद साहब, मैंने कहा शिराई साहब, मतीन हैदर साहब, बड़े हमारे सीनियर सिटीजन। तो मैंने कहा कि मैं इस्लामाबाद इसीलिए आया कि ज़रा इन लोगों से हाल अहवाल लूँ। कराची में तो आपको पता है इतनी दूर हम बैठे हैं, भाइयों की खबरें तो आती रहती हैं और कुछ उधर की पीर पार्टी की, लेकिन जो इस्लामाबाद में हो रहा है कुछ आपने अंदाज़ा लगाया होगा सैयद साहब की गुफ्तगू से। शिराई साहब, सैयद साहब को सुना। मेरे ख्याल में बस हमारा बहसीत कौम हाफजा थोड़ा सा कमज़ोर है ना, कि हम माजी के इस तरह के वाक़यात को भूल जाते हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं था, बल्कि उस दौर में एहतसाबुर रहमान के नाम से एक एहतसाब कमीशन भी बनाया गया था। गोए के घर का शख्स था कि जो एक ओपोनेंट्स को विक्टिमाइज़ कर रहा था, और जो 8 साला जलावतनी थी बेनज़ीर भुट्टो साहब की, वो उसी का नतीजा था। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो खुली कचहरियाँ लगाया करते थे, जिसमें खुलेआम एसपीज़ को, डिप्टी कमिश्नर्स को बेइज्जत किया जाता था। और यहाँ तक कहा जाता कि क्यों ना आप हथकड़ियाँ लगवा दी जाएँ। तो मेरे ख्याल में ये कल्चर उस वक्त भी था,
लेकिन मुझे ऐसा मेरे ख़्याल में सियासतदान हमेशा एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं और बाज़ औक़ात इन्हें इल्म भी होता है कि ये क्या कुछ हो रहा है, ये प्लॉट है क्या। लेकिन मैं लोगों को हमेशा एग्ज़ाम्पल देता हूँ 2014 के धरने की, बड़ी क्लासिकल एग्ज़ाम्पल है कि जब इमरान ख़ान साहब उस वक्त की पार्लियामान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए, लेकिन हमने देखा कि उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर जो ढीला पड़ गया था एक तरह से, और बाद में उन्होंने बताया है कि मुझे DGI ने कहा था कि आप इस्तीफ़ा दे के घर चले जाए, नवाज शरीफ साहब ने कहा था। लेकिन उस वक्त की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस अनकंडीशनल नवाज शरीफ साहब के पीछे आके खड़ी हो गई थी, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, जिसमें JUFA भी थी, जिसमें चकजई भी थे, जिसमें मैंगल्स भी थे। सब ने पीछे आके कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इकट्ठे होकर इस प्लॉट को हम नाकाम बनाएंगे, और नाकाम बनाया गया। मैं समझता हूँ कि उसके बाद उन कुव्वतों को ये मैसेज मिला कि सियासतदानों के अंदर एक यूनिटी है, लेकिन उस यूनिटी को कैसे पारा पारा किया गया। जब एक स्टेटमेंट आई आसिफ जरदारी साहब की जानिब से कि ईंट सेंट बजाने की, शिरा साहब ऐसा तो नहीं है पारा पारा के ये लोग जो है नहीं, मैं दहाइयों से सियासत कर रहे हैं, पुश्ते नहीं सियासतदान हैं। मेरे ख्याल में शायद उसके और ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल होता है कि उनके जो मुफादात या इंटरेस्ट पहले होता था लोगों के लिए, आवाम के लिए, बेहतरी के लिए, गालिबन ख़ानदान को बचाना, ये ऐसा नहीं। मुजाहिद साहब, अगर आज 18वीं तरमीम हुई है तो ये सियासतदानों के इकट्ठ की वजह से हुई है, और उस तरमीम से आज बहुत सारे इदारों को कुछ एक तरह से तकलीफ भी है। आपने गलत छेड़ा। 18वीं तरमीम बड़ी गुफ्तगू हो सकती है, मैं बात कर रहा हूँ, गालिबन को कहते हैं जिसने 18वीं तरमीम का नुकसान पहुंचा है, ये भी एक पहलू है। डेमोक्रेटिक फोर्सेस उसको अंडू करना चाह रही, क्यों करना चाह रही, शायद उनको सूट नहीं करती वो। लेकिन अगर ये हुई है मुमकिन, तो वो सियासतदानों की कट की वजह से हुई है। तो मैं समझता हूँ कि आज भी अगर सियासतदानों में से कोई एक शख्स इस्तेमाल होने जा रहा है तो बाकियों को यूनिटी दिखानी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है ना। पावर पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, जब पता चला कि खान साहब एक एक्सट्रीम पे चले गए हैं तो उनको मौका मिला, उन्होंने उस मौके को बतौर इक़्तिदार हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं किया कि हमने जमहूरियत की जड़ों को मजबूत करना है। आज यही वजह है कि नवाज शरीफ वतन वापस आ तो गए हैं, बट कंप्रोमाइज़ पोजीशन में। आज उनको कहना पड़ा कि मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, अगरचे कानून और इंसाफ कोई और तकाजे कर रहे हैं, बट वो नहीं कर सकते। अच्छा, मतीन ये बताऊँ कि मतीन ये बताएं कि यानी ये जो हम अभी थोड़ी देर पहले बैठे थे गुफ्तगू भी कर रहे थे, गालिबन ये उन मुक़्तदर क़ुव्वतों को, और ये इसमें कोई हरज नहीं है कि हमें भी पता है पाकिस्तान में जब पॉलिटिकल पार्टियाँ खुद लिमिटेड कंपनियाँ हो जाएँ, ख़ानदान की हो जाएँ। हम लोग पहले देखते थे सेंट्रल कमेटी के इजलास होते थे, बड़े सब लोग कन्वेंशन होते थे, इलेक्ट होके आते थे। तो ये जो मैंने कहा गालिबन पॉलिटिकल पार्टी में तो इतना वो है नहीं, हमने देखा। तो ये क्या सबके हक में नहीं कि इलेक्शन हों और फेयर और फ्री इलेक्शन भी हों, क्योंकि अगर किसी को फ़ायदा या किसी को नुकसान पहुंचाएंगे लॉन्गर टर्म में तो नुकसान ही होगा ना मतीन। जी बिल्कुल, लॉन्गर टर्म में नुकसान होगा अगर इलेक्शन में किसी किस्म की इंजीनियरिंग की गई। और एक बात इनकी आगे बढ़ाऊंगा कि ये बहुत ज़बरदस्त है जो हमें वो सियासी इत्तेहाद देखने को मिला 18वीं आईनी तरमीम के मौके पे, और उसके बाद 2014 में इमरान खान के धरने के ऊपर वो एक तरफ वाहिद सड़क पे खड़े थे और बाकी तमाम तर पॉलिटिकल फोर्सेस अंदर पार्लियामेंट में थी। और ये बड़ी मशहूर ख़बर थी जो हमने और उन्होंने मिल के ब्रेक की थी कि नवाज शरीफ साहब ने ये इतराफ़ किया था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, कि उस वक्त के DGI का पैगाम पहुंचाया गया था कि आप मुस्तफ़ी हो जाएं, और ये डट गए थे। तो इस वक्त बिल्कुल आपके इस सवाल और नुक्ते से इत्तफ़ाक़ करूँगा कि इलेक्शन पाकिस्तान का जो इस वक्त मौशी बहरान है, इस वक्त जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, इस वक्त जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं, जो आपने ताल्लुकात को इम्प्रूव करना है, वो वाहिद और वाहिद इलेक्शन के अंदर है। और दूसरी जो बात आपने की, अगर इलेक्शन में कोई गड़बड़ की गई, कोई इंजीनियरिंग की गई, सिस्टम इस वक्त बहुत ओपन है, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंस हैं, मीडिया वॉच कर रहा है, NGOs वॉच कर रही हैं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स होंगे, बहुत जो है कुव्वतें जो हैं वो इसे वॉच कर रही। तो मुमकिन नहीं होगा कि बैलेट बॉक्स गायब हो जाए, कोई स्टैंप लगा दे, कोई इस किस्म की चीज़ हो जाए, चूँकि तहसील बड़े एतमाद से कह रहे हैं आप लोग जी RTS बैठ जाए, RTS बैठ जाए, धुंध छा जाए, ठीक है, धुंध छा जाए, RTS बैठ जाए, कोई इस किस्म की चीज़ें। अगरचे कि फरवरी का महीना है, धुंध का महीना होता है, तो धुंध आ भी सकती है लेकिन धुंध छट भी सकती है। साहब क्या कह रहे हैं? मैंने ये जो एक बात हो रही है कि एक अच्छा ये मुझे आप बताएं, आप मेरे ख्याल में ये सवाल है, ये
टर्मिनोलॉजी पहले आई है अभी ये लेवल प्लेइंग फील्ड कभी सुना है पहले, कहाँ से आ गई है? नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड तो पहले भी माजी में भी बात होती रही है। आपको याद हो जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पहली गवर्नमेंट को रिमूव किया गया था, तो उस वक्त भी बेनज़ीर साहिबा की ये शिकायत थी जब इलेक्शन हुए थे कि उनको लेवल नहीं, ये टर्मिनोलॉजी जो है, जी टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड कोई नई टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये माजी में भी इस्तेमाल होती रही। दूसरी बात ये जो मतीन भाई ने बात की है कि मेरा ये ख्याल है कि देखें, पाकिस्तान की बदकिस्मती से पाकिस्तान की एक बड़ी कमज़ोर जमहूरी तारीख़ है, जहाँ पर जमहूरीत को ताराज किया जाता रहा है, कभी बरह रास्त किया जाता रहा है, कभी इनडायरेक्टली किया जाता रहा है। जो इलेक्शन डे के ऊपर रिगिंग है, वो उसकी जो एग्ज़ाम्पल दी जाती है वो तो 2018 के इलेक्शन में दी जाती है, लेकिन आम तौर पे हम देखते हैं कि इलेक्शन डे पे ही नहीं होता, एक प्री पोल इलेक्शन भी होता है, एक इलेक्शन डे के ऊपर भी इलेक्शन होता है, और एक पोस्ट इलेक्शन पोल इलेक्शन भी रिगिंग भी होती है। आपको पता है कि वो जब इसाक खान साहब थे तो एक इलेक्शन सेल बना था ऐवान सदर में, तो वो पोस्ट इलेक्शन पोल रिगिंग की एग्जांपल के तौर पे भी बल्कि वो फ़ख्र से कहते थे हमीद गुल के जी हमें पीर पार्टी को रोकना था, ये कौमी हिकमत अमली में था कि अक्सरियत ना मिले। तो इशू ये है कि अगर आप इस वक्त हम जिस फेज से गुजर रहे हैं वो प्री पोल इलेक्शन है, क्या प्री पोल रिगिंग नहीं हो रही? ये बात आप अपने दिल पे हाथ रख के कह लें मतीन भाई या मैं क्यों कहूँ, आप अपने में डालें। मैं तो समझता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है, लेकिन ये क्यों परसेप्शन आ रहा है? देखिए, बहरहाल मियां नवाज शरीफ के साथ ये तो उस वक्त ज़्यादती हुई कि आप एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को एक सुप्रीम कोर्ट का नाअहल तो करार दे रहा है और प्राइम मिनिस्टरशिप से भी हटा रहा है, लेकिन पार्टी की तरफ से कैसे निकाल देगा चीफ जस्टिस कोई? यानी आपने उसने कबूल किया गया, और अच्छा और किसी से नहीं। मियां साहब की गवर्नमेंट थी और कबूल करने वाली खुद मुस्लिम लीग नून थी। खाकान अब्बासी साहब ने अगर गले में पट्टा डाल लिया था प्राइम मिनिस्टरशिप का, तो उसी वक्त अडियाला जेल जाना चाहिए था उनको कि जी जिनकी वजह से बनाऊँ। तो अब आप जब इस बात की इजाज़त दे देंगे सुप्रीम कोर्ट को या इलेक्शन कमीशन, आप गौर कीजिए, वो तलब कर रहा है सियासी पार्टियों के सरबराहों को, या वो फैसले करेगा कि ये अहल है, ये तो हम लोग यही कहते हैं ना कि आवाम तय करेंगे। तो ये उस वक्त के मनसूबा साजों को यही मकसूद था, और ज़ाहिर सी बात इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त का ये फ़ैसला एक सियासी फ़ैसला था, ये लीगल ग्राउंड्स के ऊपर नहीं दिया गया था। तो मेरे ख़्याल में यही वजह है कि इसके बावजूद कि किसी ने सवाल का जवाब नहीं मांगा कि 61F के तहत जो नाअहली है ये ताहियात है या एक टर्म के लिए है, उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको डिफ़ाइन कर दिया एक आम सी दरख्वास्त के ऊपर। तो मेरे ख्याल में क्योंकि फैसला साज यही चाहते थे और वजह ये थी, फैसला साज तो चाहते थे, पार्टी ने क्यों तस्लीम किया? फैसला साज इसलिए माइनस करना चाह रहे थे नवाज शरीफ को कि उनको ख्याल ये था कि नहीं, मेरा सवाल ये कि वो तो चाह रहे थे, जी खाकान अब्बासी ने प्राइम मिनिस्टरशिप क्यों कबूल की? नहीं, देखें अब चीज़ों को वैक्यूम में नहीं छोड़ा जा सकता। देखें, वो एक सियासी फ़ैसला था और बड़ा ठीक फ़ैसला था कि आप मैदान को मुकम्मल तौर पे छोड़ेंगे। तो वही हुआ था कि जो किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी ने गैर जमाती बुनियादों पे इलेक्शन लड़ने से इनकार किया था, उसके बाद आज पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछें कि उस इलेक्शन ना लड़ने का खमियाजा आज तक वो भुगत रहे हैं। मुझे तो मैदान अगर छोड़ेंगे तो उसका नतीजा यही निकलता है। कहा जा रहा है कि एक मुख्तसर से ब्रेक की तरफ जाऊँ, ब्रेक के बाद आता हूँ तो गुफ्तगू कोशिश करूँगा कंक्लूड, हालांकि गुफ्तगू का तो अभी आगाज़ हुआ है, मगर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। मैंने मतीन अज़हर साहब, शिराजी साहब, एजाज सैयद साहब हमारे इस्लामाबाद के बड़े सीनियर सीजन जर्नलिस्ट हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मतीन अज़हर साहब, ब्रेक आ गया और मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि इलेक्शन 8 फरवरी का तब्ल जंग बच चुका है, दिसंबर आने वाला है, लेकिन ये एप्लीकेशन, लेकिन जहाँ तक मेरे, आप लोग भी उतने ही बाखबर होंगे, शायद मुस्लिम लीग के लिए तो मैंने सुना है कि उसके लिए लोग कतार दर कतार दाखिल भी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी, इवन ये कि बाप पार्टी ने सारे मुल्क में इश्तार दिए, फ्रंट पेज पे छपे भाई, बाप पार्टी ने कराची तक से उम्मीदवार। तो ये आप समझते हैं कि
पार्टियां उस तरह तैयार नहीं हैं और इन्हिसार कर रही हैं वन अनदर वे, जो एक गेम प्लानर का जो, इससे ज़्यादा मैं क्या पूछूं आपसे। जी, वो पार्टियां बेसिकली जो है, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ ये बता दूं, ये बाज़ हैरान कुन जो इत्तेहाद बने मुस्लिम लीग नून का जाके MQM के साथ, और फिर जो है माजी में बाप से मुतल्लिक उनका नुक्ता नज़र कुछ और था। पब्लिकली उन बहुत सख्त ख्यालात की मालिक थी मुस्लिम लीग नून, लेकिन उनको भी साथ गले लगाया। बेजोड़ की शादियाँ। जी, बेजोड़ की शादियाँ, बिल्कुल ये बेजोड़ की शादियाँ। लेकिन ये भी कहीं से कहा जा रहा है चूँकि मियाँ साहब इस वक्त आज़ादाना फ़ैसले करने की पोजीशन में नहीं है, उनको वो कठपुतली की तरह वो इस वक्त अपनी तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं, जहाँ से उनकी बागडोर संभाली जा रही है, वो वहीं से तमाम तर जो है वो फीड भी ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं। तो इसमें जो छोटे भाई उनके, जी, ये मैं उस तरफ इशारा नहीं करूँगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ दोबारा उसी चीज़ के ऊपर आएंगे। अगरचे के इलेक्शन से फरार नामुमकिन है, लेकिन सियासी जमातें अभी भी एक बेयकीनी सी कैफियत की से दो चार हैं। एक कंप्लीट एक बेयकीनी सी कैफियत अभी भी जारी है। पता नहीं सिक्योरिटी में क्या हो जाएगा, चूँकि एक और वजह भी है शिराई साहब कि अब वो इलेक्शन वो तो रहे नहीं कि वो मुख्तार राना को खड़ा कर दिया या हनीफ रामी को खड़ा कर दिया, तो उसके पल्ले से कुछ जाना ही नहीं है। तो है ही नहीं। बड़ा जो कैसे कहते मुमताज़ दौलताना हमने सुना हार गए, पता नहीं कौन, आज उन लोगों के नाम भी नहीं पता। तो ये था कि वो तो पार्टियां बहुत बड़े खबर हुआ था। तो शायद अब जो बंदा खड़ा हो रहा है तो उससे कह रहा है कि MNA को कहा जा रहा है कि 2 MPA को कि तो तुम्हें खर्चा भाड़ा देखना है, या MPA वो टिकट दिया, वो कहते हैं हमें वो MPA चाहिए। मुझे एक बड़े मशहूर ज़्यादा जी वो 3 MPA से आप मांगते हैं कि वो जो कहते हैं 5 में अब खैर कहना नहीं चाहिए, शायद हमारे वो गिनती में भी नहीं आए कि कितने करोड़ रुपया आप इलेक्शन में खर्च होता है। अभी मुझे याद है, अभी आप दोपहर का खाना आपने मुझे खिलाया, पता नहीं कितने पैसे दिए थे। लेकिन अगेन मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा बने सीरियस नोट, इस वक्त जो हमारी इकॉनमी की सूरत हाल है ना तो किसी और सियासी तजर्बे की हमें इजाज़त देती है और ना ही इलेक्शन को डिनाइल में डालने की। मेरे ख्याल में अगर हम करेंगे तो आपको मालूम है कि इस वक्त भी हम IMF के रहमो करम पे हैं, और जब तक हमें 80 मिलियन या $1.25 अरब नहीं मिलते हमारी इकॉनमी आगे नहीं बढ़ती। और अभी भी अगर आप जाके निगरान हुकूमत के अंदर भी जो इकॉनमिस्ट आपके बैठे हैं, बंद कमरों में इनसे जाके पूछें तो इनका यही कहना है कि ख़तरात अभी तक टले नहीं है हमारे सर से। तो मैं समझता हूँ कि ये देखना पड़ेगा कि 25 करोड़ का मुल्क अगर आप इस गैर यकीनी की कैफियत में चलाना चाहते हैं तो ये ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा। तो खुदारा इलेक्शन को होने दें, लोगों को स्पेस दें, और मेरे ख्याल में पब्लिक को डिसाइड करने दें। इस मुल्क में अवाम ने 12 बड़े दुरुस्त फैसले किए हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि हम दुरुस्त फैसलों को मानते नहीं हैं। मैं तो अक्सर ही कहता हूँ कि हमारे कम से कम अब जो काजी साहब जैसे पाए के आ गए हैं, तो उन्हें ये एक फुल कोर्ट बेंच बुलानी चाहिए। उन्होंने तो तस्वीरें लगा दी हैं कि हाँ, जस्टिस अनवार वक्त ने जो फैसला किया था कि जिसमें नज़रिए ज़रूरत पैदा कर दिया, या और जो जजों ने, कुछ और कोर्टों ने जो कुछ किया, या और जो हमारे साबिक़ प्रेसिडेंट ने करा, एक बार ये पब्लिकली माफ़ी मांगे, मादत करें। आपको याद है हम लोग जब ढाका जाते थे, वो हमसे कहते भाई माफ़ी मांगो। मैंने भाई हम क्यों माफ़ी मांगे, हम तो कह रहे थे कि बांग्लादेश में गलत हो रहा है, लेकिन वो हमसे भी पाबंद करते थे हम माजरत माफ़ी मांगे कि जो मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ, आप सहाफ़ी भी उसके ज़िम्मेदार थे। आज ये क्यों नहीं हो सकता एराज सैयद साहब के आगाज़ हमारे काजी फ़ाज़ आप करें कि हाँ, हमने जब जो फैसले किए मुख्तलिफ़ क़ुव्वतों के कहने पर या मफादात के तहत या नज़रिए ज़रूरत को करा, माजी को सब भुला दें और अब एक नए आगाज़ का हो सकता है या नहीं, आप समझते हैं? मेरे ख्याल में जो माफ़ी मांगने का जो सिलसिले की बात आपने की ना, आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो कतर के वाक़यात की आपको याद हो, जल मुशर्रफ गए थे ढाका, वहाँ पे जाके माफ़ी मांगी थी, ये रिकॉर्ड के ऊपर बात है। दूसरी बात यह है कि ये जो बात आप कह रहे हैं ना, ये तो एक ड्रीम है, इसे ख्वाब कह लीजिए कि डेस्मंड टूटू की सरबराही में जिस तरह नेल्सन मंडेला के हाँ एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना था, तो उसमें तमाम लोग आए थे। इसमें खाली काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं, इसमें मैंने तो नाम ले लिया। जी आपने नाम ले लिया, वो उनका भी आना ज़रूरी है। मेरे ख्याल में उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें, इस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े हैं, मीडिया के जो लोग हैं,
उनको आना चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये ड्रीम ज़्यादा है, रियलिटी से थोड़ा सा दूर है। हमारी रियलिटी में ये ड्रीम उस वक्त आएगा जब तमाम लोगों को इस बात की रियलाइजेशन आएगी कि हमारी तरफ से क्या क्या हुआ, और अभी तक रियलाइजेशन सॉरी टू से आ नहीं रही। ये जो बार बार कहते हैं माजी से सीखा नहीं, माजी से तो सीखा नहीं हमने। मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, तो माजी से नहीं सीखा। अंग्रेजी का एक बड़ा मशहूर मकौला है, द बिगेस्ट लेसन ऑफ द हिस्ट्री इज दैट नोबडी लर्न्स फ्रॉम द हिस्ट्री। क्या ख्याल है, कुछ सीखा भी कहा है? Just, आखिरी वर्ड। जी, आखिरी वर्ड यही है कि हाँ, माजी में इतने बड़े बड़े सियासी भूचाल, ब्लंडर्स, तमाम चीज़, आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई, सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए गए, बहुत बड़े बड़े लॉन्ग मार्च हुए। मैं इनकी बात से कि हमने माजी से कुछ नहीं सीखा। अगर हम आज सीखते तो आज पाकिस्तान सियासी तमाम फौजी डिक्टेटरों को अभी तक गार्ड ऑफ ऑनर से वो किया गया, उनकी आल औलाद को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, उन तक से नहीं कहा कि भाई तुम्हारे जो बाप थे उनसे क्या क्या करते से सीखना चाहिए। मैंने कहा इस्लामाबाद एक तवील अरसे बाद आना हुआ और मकसद ये था कि ख़ुद कुछ बाखबर हूँ, और इसीलिए मैंने अपने इस्लामाबाद के नहीं बल्कि कौमी सतह पर माशाल्लाह बड़ा कैटेगरी रखते हैं। मतीन हैदर साहब, इफ्तिखार शिराजी साहब और आज़ाद सैयद साहब, इनकी गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा हासिल हुआ, और हम सबको इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए, और उससे ज़्यादा मुक़्तदर इदारों को ये सोचना चाहिए कि मुल्क के हक़ में है, फ़ायदे में है कि इलेक्शन हों, आज़ादाना हों, फेयर फ्री हों, और कुछ नहीं होगा। यानी ये नहीं है ऐसा कि कोई अगर आ भी गया 2/3 अक्सरियत से तो वो शायद कोई बहुत बड़ा मार्का सर कर लेगा, और ज़्यादा उसके गले पड़ जाएगा। देखते हैं कि ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं या जो हम बात कह रहे हैं, और ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर जो आखिरी में कंक्लूडिंग वर्ड कह रहा हूँ, इस पर कितना गौर किया जाता है, अमल किया जाता है, ये कम से कम सुना जा रहा है। अपने बड़े तीनों सीनियर सीजन्ड मेहमानों का शुक्रिया करते हुए इस्लामाबाद से GTV से मुजाहिद बरेली को इजाज़त दीजिए।